सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था वन और वन्यजीव संसाधन, और उस पार्ट को भी हमने अच्छे से नोट्स में देख लिया और उसके भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आज हम ध्यान रखना है इस क्लास में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है जल और जल संसाधन। चलो चलते हैं, आराम से इस क्लास को देखेंगे और समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं पार्ट के बारे में। ध्यान रखना, हमारी किताब है जिसका नाम है समकालीन भारत भूगोल। हमारी किताब का नाम है बच्चों समकालीन भारत भूगोल। ये हमारी किताब का नाम है समकालीन भारत भूगोल। इसका पार्ट नंबर 3 है जल संसाधन। इसका पार्ट नंबर 3 क्या है बच्चों, जल संसाधन है। और ध्यान रखना बच्चों, ये वाला जो पार्ट है आपके वो भी 3 नंबर का पार्ट। कितने नंबर का पार्ट है बच्चों, 3 नंबर का पार्ट है। और ध्यान रखना बच्चों, इस पार्ट के अंदर आपके ओनली एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरात्मक। आपके इस पार्ट में एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो भी दीर्घ उत्तरात्मक। और ध्यान रख लेना, मैं बता दूं आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 शब्दों में ये आपसे लिखवाएगा। और 100 शब्द का मतलब समझ गए होंगे आप मेरे पाठ्यक्रम वाली क्लास में। 100 शब्द का मतलब है कॉपी का पूरा एक पेज, कॉपी का पूरा एक पेज। यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं अपन। एनसीईआरटी किताब का जो पार्ट नंबर 3 है उसके पहले पेज पे देखो, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। ध्यान रखना, पृथ्वी का 3/4 धरातल, पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है बच्चों। पृथ्वी का 3/4 धरातल किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। और पृथ्वी का 3/4 जो भाग है वो जल से घिरा है। और जल, ध्यान रख लेना, पहला ही नवीकरण योग्य संसाधन है बच्चों। जल क्या है, एक नवीकरण योग्य संसाधन। याद कर लेना, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। जल क्या है बच्चों, एक नवीकरण योग्य संसाधन है। अब जो हमारा पहला जो टॉपिक चलेगा हमारा, वो चलेगा बच्चों जल दुर्लभता। टॉपिक का नाम क्या है, जल दुर्लभता और जल संसाधन। संसाधन की जगह यहाँ संरक्षण कर लेना, एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल दुर्लभता एवं संसाधन या संरक्षण या प्रबंधन की आवश्यकता। प्रबंधन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट, व्यवस्था, जिसको अपन कहते हैं कि इसको बचाने के क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं इसके अंदर। और संरक्षण का मतलब होता है कि इनको बचाना, जल को कैसे बचाया जा सकता है। और दुर्लभता का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है कमी। दुर्लभता का मतलब क्या होता है बच्चों, कमी। किसकी कमी, जल की कमी, जल की कमी। ध्यान रखना बच्चों, जल दुर्लभता कहलाता है। जल की कमी क्या कहलाएगा बच्चों, जल दुर्लभता कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं। हमारे दिमाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों का ध्यान आता है। अब कम वर्षा यानी कि जहां पर वर्षा नहीं होती तो वो कम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाएगा। और जहां पर वर्षा नहीं होती, समझ जाना बच्चों, वहां पर जल की क्या होगी, वहां पर जल की क्या होगी, कमी होगी बच्चों। वहां पर बच्चों किसकी कमी होगी, जल की कमी होगी। जैसे हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें कम वर्षा वाले क्षेत्रों का ध्यान आता है। जल की कमी, ध्यान रखना, इसके अति शोषण, जल के बहुत ज्यादा उपयोग में लेने के कारण होता है, अत्यधिक प्रयोग में लेने के कारण होता है। और समाज के विभिन्न वितरण के कारण भी इसका उपयोग होता है। तो जल की कमी इन सब कारणों से होती है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जल की कमी किन कारणों से होती है या विश्व में जल की कमी किस कारण से होता है, तो पहला क्या लिखोगे आप, जल का अति शोषण। पहला क्या लिखोगे बच्चों, जल का अति शोषण, जल का अति शोषण। दूसरा क्या लिखोगे, जल का अत्यधिक उपयोग, जल का अत्यधिक उपयोग।
उसके बाद तीसरा क्या लिखोगे बच्चों, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का वितरण के कारण होता है। उसके बाद ध्यान रखना, जल अधिक जनसंख्या के लिए, जल जो होता है वो अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक सिंचाई के लिए भी हमको इसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। देखो सभी को दिख रहा है बच्चों, पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 नंबर का आपके सवाल आपसे पूछेगा और आसानी से आप इसमें 3 नंबर ला सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि जल की जो कमी होती है वो इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का क्या है, असमान वितरण के कारण होती है। जल के क्या असमान वितरण के कारण होती है। उसके बाद जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि ध्यान रखना अनाज उगाने के लिए भी हमको जल की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अनाज उगाने के लिए भी जल की क्या पड़ती है बच्चों, आवश्यकता पड़ती है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना बच्चों, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करेंगे, इसको बचाएंगे, उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंचित क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। और शुष्क ऋतु में भी यानी गर्मी में भी हम क्या कर सकते हैं, खेती का कार्य कर सकते हैं या फिर कृषि का कार्य कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखना बच्चों, सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। याद कर लेना बच्चों, सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंचित कृषि में जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट लाइन कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत बच्चों, 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग किससे मिलता है, जल विद्युत से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों, जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितना परसेंट भाग, 22%। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन नाम की एक योजना चलाई। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन नाम की क्या चलाई, एक योजना चलाई। दिख रहा है बच्चों सभी को, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन नाम की क्या चलाई, एक योजना चलाई, जल जीवन मिशन नाम। ये योजना किसने चलाई, भारत सरकार ने। और इस मिशन योजना की भारत सरकार ने जब घोषणा करी तो घोषणा करने के बाद ये कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। अब आपसे पूछ ले, जल जीवन मिशन योजना का अर्थ लिखो या जल जीवन मिशन योजना क्या है लिखो। भारत सरकार की किन्हीं 2 योजनाओं के नाम लिखो और उनका महत्व बता। तो ध्यान रखना बच्चों, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने की क्या करी, कोशिश करी है। और ध्यान रखना बच्चों, जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, ध्यान रखना बच्चों, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को कितना, 55 लीटर सेवा स्तर पर पीने योग्य जो पानी है वो पाइप के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ये भारत सरकार की योजना है जल जीवन मिशन। कितने लीटर पानी, 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन हमारा अगला क्या है, टॉपिक है। इसमें मैं आपको कुछ बता दूं कि चंद्रगुप्त जब मौर्य आया था तो उसके समय में बड़े स्तर पर क्या बने, बांध बने। ध्यान रखना बच्चों, क्या बने, बांध। और इन बांधों को आगे जाके ध्यान रखना बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इन बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। इन बांधों को ध्यान रखना बच्चों बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है आगे जाके।
तो चंद्रगुप्त जब मौर्य आया उसके समय में बड़े स्तर पर बांध बने, झील बने और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। जैसे कि मैं बताऊं आपको, कलिंग उड़ीसा में इसके प्रमाण मिले, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में इसके प्रमाण मिले, बेन्नूर कर्नाटक में इसके प्रमाण मिले, कोल्हापुर महाराष्ट्र में इसके प्रमाण मिले। आपको ये साथ के साथ ये शब्द भी याद करना है कि कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बेन्नूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो देखो जैसे कि ये भारत की मैंने बनाई बॉर्डर, ये श्रीलंका, और ये रेखा कौन सी जा रही है बच्चों, ये रेखा जा रही है मानो कर्क रेखा। कौन सी रेखा जा रही है बच्चों, कर्क रेखा जा रही है। अब यहाँ पर देखो ये गुजरात, उसी के नीचे देखो यहाँ पर दिखेगा आपको महाराष्ट्र, उसी के नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर कर्नाटक, छोटा सा गोवा, छोटा सा गोवा, उसी के पास में यहाँ पर आपको दिखेगा केरल, और ये वाला जो भाग होगा वो होगा तमिलनाडु का, और इसके ऊपर जो भाग होगा वो होगा आंध्र प्रदेश का, फिर ये वाला भाग तेलंगाना का। ऐसे जाते हैं तो ये वाला भाग किसका होगा बच्चों, उड़ीसा का होगा, और ये वाला जो भाग होगा वो किसका होगा बच्चों, छत्तीसगढ़ का होगा। अब आप देख लो, आपसे कलिंग पूछा उड़ीसा, तो यहाँ पर कलिंग आ जाएगा उड़ीसा के अंदर भारत के मैप में। नागार्जुन कोंडा पूछा तो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। बेन्नूर पूछा कर्नाटक में तो ये बेन्नूर वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। और कोल्हापुर पूछा महाराष्ट्र में तो ये कोल्हापुर वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। ध्यान रखना ये जो मैंने बताया, कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये बेन्नूर है कर्नाटक के अंदर, उसके बाद कोल्हापुर पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद देखो ये सब के सब क्या है, उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के यहाँ पर क्या मिले हैं बच्चों, प्रमाण मिले। कहाँ कहाँ पर प्रमाण मिले हैं उत्कृष्ट सिंचाई होने के, कलिंग उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों। उसके बाद ध्यान रखना, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों, कृत्रिम का मतलब होता है प्राकृतिक झील, कौन सी झील बच्चों, अपने समय की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक थी भोपाल झील। 11वीं शताब्दी में ध्यान रखना इस भोपाल झील का निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखना, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक झील थी भोपाल झील। इस भोपाल झील का 11वीं शताब्दी में क्या करवाया गया बच्चों, निर्माण करवाया गया। 11 के बाद आया 14वीं शताब्दी, और 14वीं शताब्दी में एक और शासक आया जिसका नाम था इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने दिल्ली पर शासन किया, और दिल्ली के सिरी फोर्ट जो क्षेत्र है, दिल्ली का जो सिरी फोर्ट जो क्षेत्र था, उसमें जल की सप्लाई के लिए, जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास बनाया। क्या बनाया बच्चों, हौज खास बनाया। और हौज खास कहते हैं विशिष्ट तालाब को, विशिष्ट प्रकार का तालाब होता है उसे कहते हैं हौज खास, विशिष्ट तालाब को बनवाया। उसके बाद ध्यान रखना, आजकल बांध केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बनवाए जाते। ध्यान रखना बच्चों, आजकल बांधों का निर्माण सिंचाई के लिए नहीं होता, अपितु इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है विद्युत का उत्पादन, मनोरंजन के साधन में भी इसका उपयोग होता है, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जल आपूर्ति में भी इसका उपयोग होता है, बाढ़ को नियंत्रण रखने में भी बांध का उपयोग किया जाता है, मछली पालन में भी बांधों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मछली पालन में भी हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, जल की आपूर्ति हो गई, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन भी हो गया, मनोरंजन भी हो गया, विद्युत उत्पादन भी हो गया। तो ध्यान रखना, आजकल बांध केवल सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु इन सब कामों के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। और ध्यान रखना, आगे जाके इन सबको, इसलिए बांधों को क्या नाम दे दिया, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, परियोजनाएं भी कहा जाता है। एक बार इसको देख लो, दिख भी रहा है ना, ऐसा होना चाहिए रिकॉर्ड।
उसके बाद देखो आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया वो उम्मीद करता हूँ कि कॉपी में नोट डाउन करते जाना, और इनको जब भी आपको समय मिले तब इनको याद कर लेना। रात को जब भी आप सोते हो तो एक बार माइंड में इनको लेकर सोना कि आज मैंने एसएसटी में पार्ट नंबर 3 पढ़ा, और पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने जल संसाधन में ये चीजें मैंने पढ़ी। इसलिए बांधों को क्या कहा गया, बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। उदाहरण रखना ध्यान इसमें, सतलज ब्यास बेसिन। एक तो सतलज ब्यास बेसिन, बेसिन का मतलब होता है नदी, सतलज ब्यास बेसिन। दूसरा भाखड़ा नांगल परियोजना, ये दोनों ध्यान रखना जल विद्युत की परियोजना है और सिंचाई दोनों के काम में आती है। एक तो ध्यान रखना बच्चों सतलज ब्यास, और एक है भाखड़ा नांगल। पंजाब में पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग हैं, भाखड़ा और नांगल। ये भाखड़ा से 13 किलोमीटर दूर है। भाखड़ा से कितना किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर है, और दोनों पड़ते हैं कहाँ पर, पंजाब में। एक पड़ता है शायद हिमाचल प्रदेश में, और नांगल पड़ता है कहाँ पर बच्चों, पंजाब के अंदर पड़ता है। अब ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि सतलज व्यास और भाखड़ा नांगल, ये दोनों ध्यान रखना जल विद्युत की परियोजना है, यानी इनसे बिजली बनाई जाती है, यहाँ के पानी से बिजली बनाई जाती है। उसके साथ साथ इस पानी को सिंचाई के काम में भी लिया जाता है। दूसरा उदाहरण है महानदी बेसिन में। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना, कौन सी परियोजना बच्चों, महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना। जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण का संबंध इन दोनों से। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना का जो संबंध है वो किससे बच्चों, जल संसाधन और बाढ़ के नियंत्रण से है। उसके बाद ये सब कुछ हो गया, होने के बाद पंडित जवाहरलाल आए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से सीना तान के इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू गर्व से इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे, कहा करते थे। उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते, यानी इन बांध परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगे, यानी आपस में मिलकर ये समन्वित रूप से क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्व से इन बांधों को क्या कहा करते थे, आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। उसके बाद चलते हैं आगे की ओर। एक टॉपिक और आया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। टॉपिक का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, ध्यान रखना यह एक गैर सरकारी संगठन है। एक तो सरकारी संगठन होता है, एक क्या होता है, गैर सरकारी संगठन होता है। जैसे कि मैं दो लिखूं, एक तो लिखूं प्राइवेट और एक लिखूं मैं सरकारी, या फिर निजी लिख देता हूं। निजी या प्राइवेट क्या होता है, स्वयं का होता है, और सरकारी किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, यह आपसे पूछ ले नर्मदा बचाओ आंदोलन 3 नंबर में, तो क्या लिखोगे कि यह एक गैर सरकारी संगठन है। ये क्या है बच्चों, एक गैर सरकारी संगठन है। उसके बाद जो जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार और कार्यकर्ताओं को गुजरात में, मानवाधिकार और कार्यकर्ताओं को गुजरात में किस नदी पर, नर्मदा नदी पर, कौन सा बांध, सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध में चलाया गया आंदोलन था। ध्यान रखना बच्चों, यह एक गैर सरकारी संगठन है, और जो जनजाति के लोग, किसान, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार और कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर, ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध बनाया गया। तो ध्यान रखना गुजरात में, ये मैंने भारत की बॉर्डर बनाई, ये पड़ोसी देश श्रीलंका, और यहां से ये जो रेखा जा रही है कर्क रेखा, यहीं पर क्या है, गुजरात। यहीं पर क्या है बच्चों, गुजरात है। और गुजरात में एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है बच्चों, नर्मदा नदी।
और ध्यान रखना बच्चों, इस नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम था सरदार सरोवर बांध। क्या नाम था बच्चों? सरदार सरोवर बांध। क्या नाम था बच्चों? सरदार सरोवर बांध। अब आपसे पूछ ले सरदार सरोवर बांध भारत के किस राज्य में, तो क्या लिखोगे आप? सरदार सरोवर बांध भारत के गुजरात राज्य में। फिर आपसे पूछ ले कि किस नदी पर बनाया गया, तब आप क्या लिखोगे? नर्मदा नदी पर बनाया गया। अब चलते हैं सरदार सरोवर बांध की ओर। ध्यान रखना, ये जो बांध है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया। बच्चों, ये जो बांध है वो गुजरात में किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर बनाया गया। और यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर बांध परियोजना, जिसमें 4 राज्य शामिल होते हैं। कितने राज्य शामिल होते हैं बच्चों? 4 राज्य शामिल होते हैं। पहला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, दूसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, तीसरा जो राज्य है गुजरात, और चौथा जो राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और एक और लिख लो आप, उड़ीसा। ध्यान रखना, यह बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया था। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, इन चारों राज्यों की मिली परियोजना है। ध्यान रखना कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। उसके बाद ध्यान रखना, गुजरात जो राज्य है भारत का, इस गुजरात राज्य के 9,490 गांव और 173 कस्बों में लागू है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात के 9,490 गांव और 173 कस्बों में लागू की जा चुकी है। उसके बाद राजस्थान के 124 गांवों में, राजस्थान के कितने गांवों में बच्चों? 124 गांवों के सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकताओं को भी सरदार सरोवर परियोजना क्या करती है बच्चों? पूरा करती है। राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कौन सी परियोजना बच्चों? सरदार सरोवर बांध परियोजना पूरा करती है। तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा जो नदी है वो गुजरात राज्य में, और इस नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया बच्चों? सरदार सरोवर बांध बनाया गया। आगे देखते हैं। उसके बाद एक बार आप इसको आराम से एक बार देख लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 3 नंबर का सवाल आएगा बच्चों, तो आप आराम से इसको क्या कर लेना, उतार लेना। एक बार इसको आप देख लो। 25 का बस एक और बन जाए। अब तो सही चल रहा है ना, वो ब्लू ये जो है ना इसकी ये खराब ब्लूटूथ जैसे गर्म होती तो पूरी है ना ये गर्म होती है। उसके बाद देख लो, ये अच्छे से नोट्स बनाना। अब आपको ऐसे ही नोट्स मिलेंगे अच्छे अच्छे। ये खुद मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है, मेरे खुद के हाथ से टाइपिंग किए हुए नोट्स है। एनसीईआरटी की बुक को ध्यान में रख के एक एक लाइन लिखी है अच्छी तरीके से। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों के 80 में से 80 नंबर आए। 20 नंबर स्कूल से मिल जाएंगे तो कितने हो गए बच्चे? 100 नंबर हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इस नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि सरदार सरोवर बांध के आगे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।